जी हां, सेंसेक्स की आज जय ही हुई है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सेंसेक्स 32,000 पे पहुंच चुका है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने बाजार को आज पंख लगा दिए। कल रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट के बाद अर्थशास्त्रियों और खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इस बात को माना कि आरबीआई अगर रेट नहीं घटाएगा तो कब घटाएगा। और रेट कट की उम्मीद के चलते आज पूरे दिन बाजार में जबरदस्त खरीदारी रही। सेंसेक्स पहली बार 32,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 9,900 के इर्द गिर्द मंडराता रहा। आज का दिन बाजार के लिए तमाम रिकॉर्ड्स के लिए याद किया जाएगा। सेंसेक्स ने 31,000 से 32,000 की ऊंचाई सिर्फ 9 सेशन में हासिल की है, जबकि इन्हीं 9 सेशन में निफ्टी 9600 से 9900 के करीब पहुंचा, जबकि 9,800 से 9,900 सिर्फ 2 सेशन में पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी एक नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। आज की बात करें तो सेंसेक्स 233 और निफ्टी 76 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग शेयरों का रहा। ऑयल एंड गैस को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुए। और बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान के मुताबिक बाजार की मौजूदा तेजी में सरकार की पॉलिसी का भी बड़ा हाथ है। सरकार की पॉलिसी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और इसका फायदा दिख रहा है। आशीष चौहान से खास बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। मेरे साथ है बीएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान। सर कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ा दिन है आज। नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है और एक तरह से शुभ शुरुआत है। सुबह से ही हो गया और ये मुझे लग रहा है कि एक शुरुआत देखी जानी चाहिए, नहीं कि एक माइलस्टोन कि 32,000 10 साल पहले बहुत लंबा दिखता था। आज मुझे लग रहा है कि 32,000 तो आप पार कर चुके हैं। आगे कितने स्तर पार करने वो देखना है। यस सर, जैसा कि आपने कहा कि ये एक शुरुआत है शुरू होने की, तो क्या क्या इंडिकेटर्स आपको लग रहे हैं कि इस शुरुआत को अब आगे एक पुश देंगे और आगे चल के ये जो रैली है अब बस आगे, क्योंकि हमने अप्रैल में देखा 30,000, मई में देखा 31,000, अब जुलाई है 32,000, तो आगे चल के ये रैली चलती रहेगी? क्योंकि देखिए, भारत जो है आज एक संगीन परिस्थिति में है और कहीं ना कहीं जो युवा धन है उसकी वजह से जो एक ग्रोथ मिनिमम मिलता है वो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है सक्षम तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जीएसटी है, आधार है, डिमोनेटाइजेशन है, मुद्रा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत, ऐसी कई चीज़ें, जन धन योजना, तो कई चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसकी वजह से भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जैसे जून में एक हल्का सा एक वातावरण था कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं जीएसटी, भारत में बड़ी एक तरह से ताराजी हो जाएगी, एक तरह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जब दूसरा दिन आया, जब मंडे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हमारे निवेशक जो है उनका भी कॉन्फिडेंस बनता है, बाहर वालों का भी कॉन्फिडेंस बनता है कि आज भारत की सरकार अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है और अच्छे बड़े बड़े काम कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यही एक समय है भारत को अगले 30-40 साल में जब एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के आए हैं। तो सरकार की पॉलिसीज का भी इसमें बड़ा हाथ है, ये कहते हुए आशीष चौहान। लेकिन रजत, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोज की तरह। रजत, पहले तो मुबारक हो, सेंसेक्स 32,000 पहुंचा और आज बाजार में कई रिकॉर्ड्स बने। तो और आप 32,000 सेंसेक्स एट 32,000 की टी शर्ट भी पहन कर आए हैं। तो सबसे पहले आज के कामकाज के बारे में बताइए और फिर उसके बाद ये बताइए कि 32,000 की इस ऐतिहासिक ऊंचाई के साझेदार कौन रहे और क्यों ये लेवल अहम है। जो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कभी भी हासिल नहीं हो रहा था। रिकॉर्ड स्तर हैं, आज तक कभी नहीं दिखे मार्केट पे। 32,000 का आंकड़ा आज सेंसेक्स ने हासिल कर लिया। टचिंग डिस्टेंस पे है, निफ्टी पे 9900 के लेवल्स को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो खरीदारी बढ़ी है ये एफआईएस की नहीं, डीआईएस की खरीदारी देखने को मिली है। पिछले अगर 9 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 1000 पॉइंट सेंसेक्स पे बढ़ते हुए नजर आए और मात्र 4 ट्रेडिंग सेशन में 31,500 से लेकर 7200 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो रफ्तार देख सकते हैं आप, इस समय बहुत स्ट्रांग है और लगातार इंस्टीट्यूशंस बेट लगा रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो 9 ट्रेडिंग सेशंस बीते हैं इसमें लगभग 2% के गेन्स आपको मेन इंडेक्स पे दिखाई देंगे, यानी कि सेंसेक्स 2%, निफ्टी 2% और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 2% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है, लेकिन जो सेक्टर सबसे ज्यादा चले हैं 1000 पॉइंट्स की रैली के दौरान उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस शामिल है। आईटी स्टॉक्स पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और ये टीसीएस और इन्फोसिस इनफैक्ट
यहां पर निचले स्रोत से कुछ पलटते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल स्टॉक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये कुछ ऐसे प्लेज हैं जो मार्केट को और फिलिप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, 9% की तेजी, इन 1000 पॉइंट्स पे काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। ल्यूपिन, टाटा मोटर्स और टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे भी मूव बहुत स्ट्रांग मिलता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आईडीएफसी बैंक पाएंगे आप, ये निचले स्रोत से खरीदा गया क्योंकि यहां पर न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग डेवलप हो गया था। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, रिलायंस कम्युनिकेशन निचले स्रोत से पलट गया और डिविस लैब्स में भी 10% के रिटर्न जनरेट हुए। बीएससी 500 इंडेक्स के जो मेन कंपोनेंट्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई उसमें वीडियोकॉन था, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली थी, निचले स्रोत से जब चला तो सर्किट लग रहे हैं स्टॉक पे। इसके अलावा एचएफसीएल, कैप्लिन पॉइंट और श्री रेणुका शुगर जैसे स्टॉक में रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15% से 33% के हैं, तो खरीदारी है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि इस बार डीआईएस का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर खरीदारी में बहुत स्ट्रांग है एफआईएस की तुलना में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 32,000 पे सेंसेक्स पहुंच चुका है और 31,000 से 32,000 का सफर बहुत जल्दी पूरा किया है और निफ्टी भी 9,900 के आसपास घूमता रहा। तो ये बताता है कि कैसे दिन लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है इंडियन मार्केट्स में डीआईज का, और एफआईज तो खरीदारी कर रहे हैं, जैसे रजत बता रहे थे कि घरेलू खरीदार भी बहुत जम के खरीदारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त को होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। जी हां, रिटेल महंगाई दर रिकॉर्ड लो स्तर पर है जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम गई है। ऐसे में इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। सरकार ने भी आरबीआई को रेट कटौती करने के संकेत दे दिए हैं। सरकार की हमेशा इच्छा रहेगी और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार आरबीआई को है। इंडस्ट्री और आम आदमी के साथ साथ देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी ब्याज दरों में कटौती का इंतजार है, लेकिन ब्याज दरें घटाने पर अंतिम फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। वित्त मंत्री की माने तो महंगाई दर कंट्रोल में है और आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की पूरी गुंजाइश है। हाल ही में जारी महंगाई दर के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जून में रिटेल महंगाई दर 2.18% से घटकर 1.5% हो गई है, जो आरबीआई के अनुमान से भी काफी कम है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई दर 2 से 3.5% के बीच रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आरबीआई ने कहा था कि वो जीएसटी के महंगाई पर पड़ने वाले असर पर नजर रखेगा। इस बार बादल भी जमकर बरस रहे हैं, लिहाजा खेती के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। बम्पर पैदावार हुई तो महंगाई दर कंट्रोल में रह सकती है। इतना ही नहीं, मई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार भी थम गई है। मई में आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त गिरावट आई है और ये 3.1% से घटकर 1.7% हो गई है। यानी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी आरबीआई का ब्याज दरें घटाना जरूरी हो गया है। सरकार ने भी आरबीआई को ब्याज दरें घटाने के संकेत दे दिए हैं। Clearly, this low number and what it implies about underlying price pressures, as well as the latest data on the IIP, is something that I am sure all policy makers will reflect upon very carefully. रेट कट की उम्मीद देखते हुए शेयर बाजार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बैंकर्स भी उम्मीद जता रहे हैं कि 2 अगस्त को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई ब्याज दरों में कम से कम 0.25% की कटौती कर सकता है। See, the inflation number this time is very low, as you see yesterday. So that clearly gives the expectation that rate cut ka possibility increases quite a lot. कि अभी तो फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन आगे चलते अगर इन्फ्लेशन डेटा फेवरेबल रहते हैं तो और रेट कट का गुंजाइश भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट होने का। जनवरी 2015 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने इसके मुकाबले ब्याज दरों में काफी कम कटौती की है। आरबीआई ने भी महंगाई का हवाला देकर पिछली कुछ समीक्षाओं में दरें नहीं घटाई हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अगर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है तो आरबीआई के पास रेट कट करने के लिए पूरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, तो सरकार भी संकेत दे रही है, माहौल भी बनता दिख रहा है, महंगाई भी नियंत्रण में है, तो लगता नहीं कि इस बार रिजर्व बैंक के पास कोई एक्सक्यूज होगा रेट कट नहीं करने का।
बिल्कुल आपने सही कहा। पिछली बार जब आरबीआई पॉलिसी आई थी तो आरबीआई ने ये बहुत ही कॉन्शियसली कहा था कि 7th पे कमीशन है, इसके अलावा जीएसटी है जिसको लेकर महंगाई का खतरा है। और ये जो आंकड़े थे इस आंकड़े को एक तरह से कहें तो जो वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि आरबीआई ने इन आंकड़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है या फिर इसका बहुत ज़्यादा ही कॉग्निजेंस लिया है, जो कि ठीक नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब जून के आंकड़े आए महंगाई के तो बिल्कुल एक तरह से कहें ऐतिहासिक गिरावट रही है। करीब 1999 और उसके पहले 1978 में इस तरह की गिरावट देखी गई थी 1.54। इतनी बड़ी गिरावट आज तक कभी नहीं देखी गई। तो ऐसे में जो पॉलिसी बनाते हैं लोग, उनके लिए साफ तौर पर वित्त मंत्रालय की तरफ से संकेत है कि जो आपके अनुमान थे महंगाई को लेकर वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं और लगातार गलत साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब महंगाई को लेकर इतना बड़ा हवा खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो महंगाई के जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में भी और डाउनवर्ड्स रहने वाले हैं। और जो दूसरे फैक्टर्स को अगर देखें, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल भी कहें तो एकदम अभी स्टेबल है, क्रूड ऑयल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें मानसून देखें तो मानसून काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में अब कोई कह सकते हैं अब कोई दलील नहीं है आरबीआई के पास जो कि इस बार एक रेट कट से जो आम लोग हैं उससे महरूम करे। और जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है कम से कम इतना, और अधिकतम 75 बेसिस पॉइंट की कम से कम कटौती इंडस्ट्री की इस वक्त की डिमांड है। क्योंकि जो आईआईपी के फिगर्स आए हैं हालांकि थोड़े से कह सकते हैं कि सबड्यूड ग्रोथ रहा है, लेकिन इसको अगर बूस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग और तमाम जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो और ये वक्त की ज़रूरत है। और वित्त मंत्रालय की तरफ से भी बार बार इसको कहा जा रहा है। हालांकि बहुत सारी खबरें आई कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन बार सरकार ने कहा है कि एमपीसी एक कमिटी है जो पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। और इस बार साफ तौर पर सरकार का कहना है कि जो ये फैक्टर्स हैं आए हैं, अभी जो की डाटाज आए हैं, इनको भी ध्यान में इस वक्त आरबीआई जब 2 तारीख को अगस्त को जब पॉलिसी की बैठक होगी, पॉलिसी रिव्यू होगा, तो इस बात को देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आलोक जैसा कि बताते हुए कि रिकॉर्ड लो पर महंगाई और सारा कुछ यहाँ पर नियंत्रण में, तो फिर रेट कट ना हो ऐसी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। लेकिन अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को तय करना है कि रेट कट होंगे कि नहीं होंगे आने वाली पॉलिसी में। लेकिन आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाईकोर्ट में आज भी एस्सार स्टील मामले पर सुनवाई चल रही है। आरबीआई ने कोर्ट में कहा है कि एस्सार स्टील के साथ किसी भी तरह का अन्याय या अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि आईबीसी का नोटिफिकेशन ठोस आधार पर तैयार किया गया है, यह कोई ख्याली कदम नहीं है। आरबीआई ने कोर्ट में यह बात साफ साफ कही कि उसके पास यह पूरा अधिकार है कि वो किस कंपनी को आईबीसी के तहत कार्रवाई के लिए भेजेगा और किसे नहीं। अगर एस्सार स्टील को यह लगता है कि वो रिकवरी के लिए कोशिश कर रहे थे तो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उनके इस दावे को परखेगा। अगर एक कंपनी को रियायत दी जाएगी तो बाकी 11 कंपनियों की एनपीए प्रक्रिया को झटका लगेगा। उधर एस्सार ऑयल और रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट डील पर अंतिम दस्तखत 20 से 22 जुलाई के बीच हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों पक्षों के बीच डील को लेकर हस्ताक्षर मॉरिशस में हो सकते हैं। करीब 1300 करोड़ डॉलर की यह डील अभी तक एलआईसी की मंजूरी को लेकर अटकी हुई थी। यह मंजूरी इसी महीने मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो कंपनी पर एलआईसी का 3200 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी ने कुछ लोन चुका दिया है। करीब 1200 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं। इस डील से निवेशकों को क्या मिलेगा, आपको यह बताते हैं। अगर ये डील हो जाती है तब एस्सार ऑयल के निवेशकों के लिए बायबैक ऑफर अगले महीने आ सकता है। रोजनेफ्ट आने वाले रेट पर ही निवेशकों से बायबैक ऑफर होगा। मतलब डील लिस्टिंग और डील प्राइस का अंतर निवेशकों को मिलेगा। एसईएस के मुताबिक डील के हिसाब से प्राइस 357 से 388 रुपए प्रति शेयर हो सकता है, जबकि एस्सार ऑयल का डील लिस्टिंग प्राइस 262 रुपए प्रति शेयर तय हुआ था। मतलब निवेशकों को 94 रुपए से 125 रुपए प्रति शेयर तक का फायदा मिलना तय है। और अब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए अच्छी खबर है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री करने वाला बिल संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इसे लेकर कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इसे अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है।
बिल के पास हो जाने के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। एक ही संस्थान में कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। कर्मचारी को उसके सर्विस के हर साल में 15 दिनों की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाती है। हालांकि यह नियम ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होता जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो। उधर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त टेक्नोलॉजी वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके लिए विदेश में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही दिल्ली मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाने पर काम होगा। एलएनजी के बाद अब मैथनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही बढ़ी है, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार कम लागत में प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने पर काम कर रही है। इसके लिए देश में विकसित टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनली, उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी होगी और जो इंडिजिनस होगी उसको प्रायोरिटी देना, ये हमारी सरकार की नीति है। उधर कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर रोक लगा दी है। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरोपी नवीन जिंदल समेत दूसरे आरोपियों के लिए भी बड़ा झटका है, जो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड मामले में जांच की जानकारी नहीं देने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई को 21 अगस्त को जांच की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही घोटाले की जांच से जुड़े एसआईटी के डीआईजी का तबादला करने पर भी सीबीआई को चेतावनी दी और कहा कि कोर्ट को जानकारी दिए बिना आगे से ऐसा ना हो। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के ओटर नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। और जी मीडिया संवाददाता संतोष इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, इस मामले में और क्या अपडेट है? देखिए, अब कुल मिलाकर एक झटका ही है जेएसपीएल की तरफ के लिए, क्योंकि अब जेएसपीएल अगर हाईकोर्ट जाता तो वहां पर फिर मामले की उस तरीके से सुनवाई होती और फिर मामला लंबित हो सकता था। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से आज साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट के फैसले को अगर चुनौती दी जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी तीसरा कोर्ट इसमें नहीं दखल दे सकता, क्योंकि जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट बना है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। तो ऐसे में इसलिए हाईकोर्ट की भूमिका इस पे नहीं आती है। इसलिए जो भी मामले हैं उन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट के बाद लेके आना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। डेल ने दुनिया का पहला वायरलेस चार्जिंग लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने डेल लैटिट्यूड 7285 नाम दिया है। ये 2-in-1 लैपटॉप वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड और चार्जिंग मैट के साथ लॉन्च किया गया है। ये हाइब्रिड लैपटॉप अमेरिका में $1199 में उपलब्ध है, यानी भारतीय कीमत के हिसाब से करीब 77,000 रुपए। हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड या चार्जिंग मैट शामिल नहीं है, लेकिन इसके टॉप मॉडल की कीमत 1,15,000 रुपए है, जिसमें सारे तकनीकी फीचर शामिल हैं। डेल लैटिट्यूड 7285 में कीबोर्ड और टैबलेट दोनों में ही अलग अलग बैटरी है। मुख्य रूप से कीबोर्ड टैबलेट के लिए वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और टैबलेट को चार्ज करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप टैबलेट को कीबोर्ड पर रखें तो चार्जिंग मैट पहले टैबलेट को चार्ज करेगा, उसके बाद कीबोर्ड को। इस लैपटॉप में 8 GB से लेकर 16 GB रैम के साथ इंटेल कैबी लेक चिप दिया गया है। इस लैपटॉप की इंटरनल स्टोरेज 512 GB की है और इसे माइक्रो कार्ड की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। स्कोडा ने अपनी लोकप्रिय कार ऑक्टेविया का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 15,49,000 रुपए से 22 लाख करीब 90,000 रुपए के बीच है। भारत में इस कार का मुकाबला टोयोटा कोरोला ऑल्टिस और हुंडई एलांट्रा से होगा। स्कोडा ने ऑक्टेविया को रिफ्रेश लुक में पेश किया है। इसके फ्रंट में नए हैंडलैम्प, फॉग लैंप, नए बम्पर और ग्रिल दिए गए हैं। कार को स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये कार पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलेगी। स्कोडा इस साल 4 गाड़ियां लॉन्च करेगी।
स्कोडा। पिछले 18 महीनों की अगर बात करें तो सुपर्ब और रैपिड को आप एक नए अंदाज में देख चुके हैं। अब जो पोर्टफोलियो में तीसरी गाड़ी बची है वो है ऑक्टाविया। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब इसको पहली बार मार्केट में उतारा गया था। अब बदलाव शायद बेहद ज़रूरी था। बदलावों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा बदलाव जो आपको नजर आएगा वो है इसके हेडलाइट्स में। हेडलाइट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, लो बीम और हाई बीम के लिए। नीचे एलईडी की स्ट्रिप दी गई है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो हाई बीम के लिए, बाहर वाला हिस्सा जो है वो लो बीम के लिए। हल्का सा आपको ग्रिल में मिरर फिनिश दिया गया है। एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स एनर्जी सेव करती हैं, जो कि लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कार की विड्थ को बढ़ाया गया है, जिसका असर हुड पर भी दिखता है। रियर पर लगे एलईडी टेल लैंप भी कार को एक प्रीमियम अपील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है दैट इज दिस टच स्क्रीन। हम रोज नई नई गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका टच स्क्रीन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। फॉन्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड इट्स अ ट्रीट टू हैंडल दिस टच स्क्रीन। टॉप एंड स्टाइल प्लस ट्रिम में आपको एक ऐप भी मिलता है जो आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव। आप सोचिए कि अच्छा खासा वेट है इस गाड़ी का, लेकिन उस वेट के बावजूद इस गाड़ी के इंजन का कमाल ये है जो कि इतनी स्मूथली ये गाड़ी अपने आप को खींचती है। सस्पेंशन सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1.8 PSI में मल्टीलिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देता है बेहतर राइड क्वालिटी। लेकिन हमें जिस फीचर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है ऑटो पार्किंग असिस्ट। इस फीचर के एक्टिवेट होते ही कार स्टीयरिंग कंट्रोल खुद करती है और केवल ब्रेकिंग की मदद से गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग में स्लॉट हो जाती है। स्केरी इन द बिगनिंग बट इंटरेस्टिंग। और ऑटोमोबाइल के बाद अब ई कॉमर्स सेक्टर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील के लिए अभी भी बातचीत चल रही है। स्नैपडील को खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट अपना ऑफर बढ़ाकर 90 से 95 करोड़ डॉलर कर सकती है। यह डील अगले हफ्ते तक पूरी हो सकती है। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट का 85 करोड़ डॉलर का ऑफर ठुकरा दिया था। स्नैपडील के बोर्ड को यह ऑफर काफी कम लगा था। फ्लिपकार्ट का नया ऑफर स्नैपडील की डिमांड के काफी करीब है। स्नैपडील ने 100 करोड़ डॉलर की डिमांड की थी। और अब चीन से जुड़ी बड़ी खबर। चीन ने डोकलाम के बाद अब कश्मीर राग छेड़ना शुरू किया है। चीन ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने और कश्मीर के मसले पर रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। चीन के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अहम देश हैं, लेकिन कश्मीर के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय तबके का ध्यान खींचा है। चीन इस बात की उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। चीन भारत पाक के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक रोल अदा करने को तैयार है। भारत ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता। 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब चीन ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही है। उधर देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। सबसे बुरा हाल असम का है। असम में बाढ़ से हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से असम में 39 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 23 जिलों में बाढ़ का असर है। ओवर फ्लड हुआ है और जीव जंतु एकदम पानी में ये हवा से खोआ है और माने और आदमी के बहुत तकलीफ हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी असम पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने राहत काम में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की। असम के सीएम सर्बानंद ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्य का जायजा लिया।
बाढ़ की वजह से असम के नेशनल पार्क का भी बुरा हाल है। काजीरंगा में बाढ़ की वजह से गैंडे समेत कई जानवर जंगल छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। इस दौरान कई जानवर हादसे का शिकार भी हुए हैं। बाढ़ की वजह से करीब 4000 हेक्टेयर की फसल भी बर्बाद हो गई है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो फिलहाल न्यूज़ एट 4 में खबरें बस इतनी। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।